नमस्ते। बियॉन्ड हेडलाइंस में आपका स्वागत है। ये एचडब्ल्यू और द पब्लिक का एक जॉइंट वेंचर है और हम लोग हर हफ्ते मिलके जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होते रहते हैं उसके बारे में कुछ बात करते हैं। हमने गोवा में के बारे में बात की थी, हमने पंजाब के बारे में बात की थी, उत्तराखंड के बारे में की थी, लेकिन जब सारी बात भी हो जाती है घूम फिर के बात उत्तर प्रदेश पे जरूर आ जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक तरह से मिनी जनरल इलेक्शन जैसा हो गया है। स्टेक्स बहुत हाई हैं क्योंकि यहां पे डिसाइड होने वाला है एक तरह से 2024 का इलेक्शन। दो फेज हो चुके हैं। उस पहले दो फेज में ऐसा माना जा रहा है कि जाट और मुसलमानों के बीच का जो गठबंधन था, मतलब जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के बीच का जो गठबंधन था, इट हैज वर्कड वेरी वेल और उसकी वजह से उनकी लीड है, ऐसा एक जनरल लोगों का ओपिनियन है। अब थर्ड फेज आ रहा है और फिर फोर्थ फेज आ रहा है। ये थर्ड और फोर्थ फेज हम लोग एक साथ इसलिए कर रहे हैं कि 20 तारीख को संडे को थर्ड फेज और 23 तारीख वेडनेसडे को फोर्थ फेज। तो जब अगली बार हम लोग आपसे मिलेंगे तब तक ये दो फेज हो चुके होंगे, तो इसलिए हम लोग इन दो फेज की बात एक साथ कर रहे हैं। मैं अपने साथी सुजीत साहब से कहूंगा कि इसके बारे में उत्तर प्रदेश, क्योंकि इस समय बहुत फोकस में है, दो जगह ऑलरेडी उत्तराखंड और गोवा में इलेक्शन हो चुके हैं, बहुत संक्षेप में उत्तराखंड और गोवा की बात करके फिर उत्तर प्रदेश की बात कर लेंगे। आप जरा 2 मिनट में ब्रीफ कर दिए सुजीत जी गोवा और उत्तराखंड का। सिंह साहब, गोवा की बात करें तो गोवा 14 फरवरी को गोवा का इलेक्शन खत्म हुआ। 40 सीट में इलेक्शन था, 40 सीट में कॉन्टेस्ट हुआ और ऑफ कोर्स भारतीय जनता पार्टी इनकम्बेंट गवर्नमेंट है। भारतीय जनता पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी है। पिछली बार उनको तकरीबन 19 वोट मिले थे, मतलब 21 वोट इज फॉर क्लियर मेजोरिटी। भारतीय जनता पार्टी को 19 सीट्स मिले थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस कुडंट डू दैट वेल, बट इस बार जो है देयर इज एंटी इनकम्बेंसी, ये तो क्लियर है। बट इस बार इट इज नॉट जस्ट कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इसके बीच अब आप आ गया है, इसके बीच अब तृणमूल कांग्रेस आया है, इसके बीच कांग्रेस भी है। तो अभी क्या हुआ है कि वोट जो है, सीट्स जो है वो बढ़ गया है, ऑपोजिशन सीट जो है बढ़ गया है। और एक डिफरेंस ये है सिंह साहब, डिफरेंस उत्तर प्रदेश का और गोवा का डिफरेंस ये है कि उत्तर प्रदेश में वोटर्स बहुत कैटेगोरिकली वोट दे रहे हैं। मतलब जैसे कि हमने बहुत सारे हमारे प्रोग्राम से बताया कि भाई उत्तर प्रदेश में इधर आप बीजेपी को वोट दोगे या अगर आप एंटी बीजेपी हो तो आप सपा को वोट दोगे। बासपा वी विल टॉक अबाउट इट, बट नॉर्मली सपा को वोट दोगे। असदुद्दीन ओवैसी डिडंट वर्क टू मच, मतलब ये तो आपने देखा है। लेकिन गोवा में जो है वो नहीं होते हुए दिख रहा है। नहीं हुआ है वो बाद में समझेगा, लेकिन एटलीस्ट होते हुए नहीं दिख रहा है। सो 14 फरवरी को गोवा का इलेक्शन खत्म हुआ। अच्छा, 14 फरवरी को उत्तराखंड का भी इलेक्शन खत्म हुआ, क्योंकि उत्तराखंड में 70 सीट्स हैं। 70 में से पिछली बार 50 सीट्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी का था, 10 सीट्स कांग्रेस का था। बट जो उत्तराखंड का डिफरेंस ये है सिंह साहब, द इंटरेस्टिंग पार्ट जो है उत्तराखंड का ये है कि ओपिनियन पोल्स जो है वो बीजेपी को बहुत इंपेटस दिया था। मोस्ट ऑफ द ओपिनियन पोल्स ने ये बोला था कि उत्तराखंड में बीजेपी का गवर्नमेंट वापस आएगा। बट जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है, जो हमको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उत्तराखंड से, वो ये है कि शायद कांग्रेस इस बार गवर्नमेंट बना पाएगी। अच्छा, ये एक अंदाज है, ये दीज आर रेवलेशन, सो आई मीन नोबडी इज गोइंग टू बेट ऑन दैट, बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि कांग्रेस शायद उत्तराखंड में गवर्नमेंट बना पाएगी, बिकॉज जो एंटी इनकम्बेंसी है भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट, ये ओपिनियन पोल इतने बराबर से गेज नहीं कर पाई, इतने बराबर से उसका आकलन नहीं लगा पाई। तो कांग्रेस का ये एक शायद एक चांसेस है कि कांग्रेस ये 70 सीट्स में इस बार 35 सीट्स 40 सीट्स से ज्यादा कांग्रेस को शायद मिल सके, बट दैट इज येट टू बी सीन। सो ये है उत्तराखंड और गोवा की बात। 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे में उनका वोटिंग हुआ था। ये है उत्तराखंड और कांग्रेस की बात। अब चलते हैं वापस उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश की तरफ अगर चले तो थर्ड फेज में 59 सीट्स है और 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। फोर्थ फेज में 59 सीट्स है और 9 डिस्ट्रिक्ट्स है। और थर्ड फेज में देर आर डिविजन्स लाइक अलीगढ़, आगरा, कानपुर, झांसी, चित्रकूट एंड धाम। तो सिंह साहब, क्वेश्चन हियर इज कि कहां, मतलब कैसे दिख रहा है आपको?
फर्स्ट फेज सेकंड फेज लोग बोलते हैं कि एसपी ने काफी अच्छा किया है, अब थर्ड फेज फोर्थ फेज लोग बोलते हैं कि दिस इज ऑलरेडी बीजेपी गढ़, तो आपको अभी कैसे दिख रहा है? ये मैं इसको जरा थोड़ा और दर्शकों को समझाने की दृष्टि से अभी हम लोग थर्ड की एक बार बात करेंगे एंड देन विल टॉक ऑफ फोर्थ। तो पहले थर्ड की बात कर लें। थर्ड फेज में जैसा आपने बताया कि 16 जिले हैं, उन 16 जिले में ये थोड़ा कॉकटेल, मैं इसको बोल रहा हूं कॉकटेल, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें 5 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो वेस्टर्न यूपी के हैं, इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो बुंदेलखंड के हैं, और बुंदेलखंड में टोटल 13 ही सीट्स आ रही हैं और हैं जो फोर्थ फेज में आएंगे, और इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो अवध जो बोलते हैं, सेंट्रल यूपी कह लें, कुछ लोग उसको अवध बोलते हैं, अवध वाले हैं। सो आई विल टेक इट, ये एक तरह से कॉकटेल है, और मैं कॉकटेल जब बोल रहा हूं तो इसका पूरे का बिहेवियर इन 3 डिवीजन का काफी एक दूसरे से अलग अलग है। जैसे बुंदेलखंड का एक अपना ट्रीटमेंट है, अपने ढंग से वो वोट करेगा, ये जो अवध है वो अपने ढंग से करेगा, जो वेस्टर्न यूपी है वो अपने ढंग से करेगा, ये एक इशू आएगा कहीं ना कहीं। अब जब हैविंग सेड दैट, जो मेन मुद्दा यहां पे है जिसको आप कह रहे हैं कि बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड, सही बात है, 59 में बीजेपी के पास इस समय 49 सीट्स हैं, सपा के पास 8 हैं, और बीएसपी के पास 1 और कांग्रेस के पास 1। इसको इसलिए स्ट्रांग होल्ड ऑफ बीजेपी ऑफ सपा बोला जाता है बिकॉज यहीं पे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी, उनका ये एरिया है जहां से वो आते हैं, जहां पे उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की और इस समाजवादी पार्टी को कहां से कहां पहुंचाया। उनका गृह जनपद है, इसमें उनके वो सारे जनपद हैं जहां से वो या उनके परिवार का या कोई ना कोई सांसद रहा है, और उन्होंने इस अपने एरिया को काफी नर्स भी किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 2017 में कुछ ऐसा हुआ कि वो एकदम से यहां से मतलब बहुत कम सीट मिली थी। एक समय इस जगह से 37 सीट्स 2012 में 37 सीट्स सपा को मिली थी। नाउ ये वो जगह है जहां पे मैं ये कहूंगा कि अखिलेश इज ऑन हिज ओन। यहां पे अखिलेश ऑन हिज ओन जब मैं बोल रहा हूं, वेस्टर्न यूपी की बात कर रहे थे तो जाट और मुस्लिम की बात थी। अब जब आगे आप बढ़ेंगे, 5th 6th 7th फेज में आएंगे, तो वहां पे आपको ईस्टर्न यूपी में आप एंटर कर रहे होंगे, आपको मुस्लिम का एक होगा, फिर आपको अदर ओबीसीज में जैसे ओम प्रकाश राजभर का सपोर्ट मिलेगा, कृष्णा पटेल जी की अपना दल वाला सपोर्ट मिलेगा, आपको महान दल का सपोर्ट मिलेगा, आपको वो एक आपके पक्ष में काम करते रहेंगे। लेकिन दिस इज वन फेज जहां पे ऐसा माना जाता है कि 16 में से 9 जिलों में यादव डोमिनेंस है, मतलब यादव डिसाइडिंग फैक्टर है कि यादव उससे जिता भी सकते हैं और हरा भी सकते हैं। पिछले चुनाव में जो खराब होने का एक बड़ा कारण, 2 बड़े कारण थे। एक बड़ा कारण यह था कि मुलायम सिंह यादव जी के अपने घर में बहुत लड़ाई थी, शिवपाल यादव कहीं और थे, वो इस उनका पूरा ध्यान ये था कि मैं कैसे सपा को हराऊं, उनको हराने के चक्कर में थे। दूसरा, एक कहीं ना कहीं ऐसा लगा था पिछले इलेक्शन में, लोगों को भी ये लगा था कि 12 से 17 के बीच जब सरकार चली थी कि ये केवल यादवों की पार्टी रह गई है, यादव और मुस्लिम, और खास करके यादवों की। तो जो बाकी बैकवर्ड कास्ट थे, जैसे इस कंस्टिट्यूंसी में शाक के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि हम लोग इग्नोर किए जा रहे हैं, तो उन्होंने इनका साथ छोड़ा था समाजवादी पार्टी का, जो इनके साथ रहते थे ट्रेडिशनली, और ये भाजपा में जाके वोट दे दिए थे। इस बार ऐसा हुआ है कि अखिलेश यादव ने टिकट बांटते समय एक मैच्योरिटी का परिचय दिया है। उन्होंने मुस्लिम्स और यादवों को टिकट कम दिए हैं। मैं जब कम बोल रहा हूं तो ये नहीं किया है कि उनके रिप्रेजेंटेशन के आधार पे तो ठीक दिए हैं, लेकिन पहले ऐसा कहा जाता था कि 85-90 मतलब 80-90 टिकट एक एक समुदाय को मिलते थे पास्ट में, उसको स्केल डाउन किया है, उनके रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से किया है, तो वो अकोमोडेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं दूसरी कास्ट को भी। और दूसरा, अखिलेश यादव ने अपने आसपास, पिछली बार ये था ना कि शिवपाल यादव भाई कुछ टिकट वो तय करेंगे 2012 में, कुछ मुलायम सिंह जी करेंगे, कुछ अमर सिंह जी करेंगे, कुछ आजम खान करेंगे, वो 4.5 चीफ मिनिस्टर बोले जाते थे ना कि 4
सुपर चीफ मिनिस्टर और ये आधे चीफ मिनिस्टर। जब ये आए थे तो ऐसी बात थी कि मुलायम सिंह यादव जी, शिवपाल, अमर सिंह और आजम खान के बाद ये आधे चीफ मिनिस्टर हैं, इस तरह की बात थी। इस बार टोटल कमान इनके हाथ में है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने अपने हिसाब से किया है। तो वो भी इन्होंने एक ध्यान और रखा है कि इनके अगल बगल अगर आप देखिए तो इनके अगल बगल बहुत यादव आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, इनके अगल बगल बहुत मुस्लिम नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये मुसलमानों का कुछ भी हो रहा है, हिजाब पे इतना हुआ है, ये रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ही हैज अंडरस्टूड द गेम। बीजेपी चाहती है रिएक्ट करें, बट ही इज नॉट रिएक्ट। तो मेरे हिसाब से थर्ड फेज अकेला एक ऐसा फेज जहां पे अखिलेश यादव ऑन हिज ओन अपने घर पे, अपने ग्राउंड टर्फ पे अपने आप उनको बैटिंग करनी है। उनके पास वो जो जाट, मुस्लिम, ये जो एक सपोर्ट रहेगा, थोड़ा बहुत तो जहां जहां है वो करेंगे, लेकिन इस तरह का कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है। वो आर यू सेइंग दैट मतलब जो अब तक का जो वेव है, जो वो वेव क्या वो डिसरप्ट हो सकता है क्या? 120 सीट, आई मीन स्ट्रेट क्वेश्चन सर, 120 सीट और जरूरत है क्या? 120 सीट ये बाकी चारों फेसों में क्या इनको मिल सकता है? सपा का नहीं, बिल्कुल, मैं 4 नहीं 5 फेज अभी है। 5 फेज है, सॉरी। मुझे सिर्फ एक चीज ये लगती है कि बहुत से लोगों को यह है कि जो एक अपस्विंग है सपा की, वो कहीं उनकी होम टर्फ पे आके वो अपस्विंग कहीं प्लेटो में, मतलब वो बराबर पे ना छूटे। जैसे अभी तक, अब हालांकि ये सब गेसवर्क है एक तरह से, वो तो 10 मार्च को ही पता लगेगा, पर हम सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि गठबंधन इज फार अहेड इन फर्स्ट 2 फेजेस। थर्ड फेज में कुछ लोगों का अपना अपना ओपिनियन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं इतना आगे रहेगा, कुछ लोग कह रहे हैं इतना पीछे रहेगा। लेकिन वी मस्ट रिमेंबर, ये वो सारी जगहें हैं, मैनपुरी, मुलायम सिंह यादव वहीं से एमपी हैं, कन्नौज, मतलब इनके घर की बिल्कुल होम सीट्स हैं। अब इसमें एक जगह आता है, वो आता है बुंदेलखंड, जिसको बार बार ये कहा जाता है, ऐसा बोला जाता है कि बुंदेलखंड में पिछली बार 19 आउट ऑफ 19 था, इस वाले फेज में 13 सीटें हैं, तो 13 आउट ऑफ 13 था, सपा को कुछ नहीं मिला था। वहां पे एक बड़ा फैक्टर बसपा भी है, और वो थोड़ा अभी एक, क्योंकि वो एक थोड़ा मुश्किल है, लोगों का अपना अपना उसके प्रति वो है। बसपा जैसा माना जा रहा था कि बसपा का कोई रोल नहीं रहेगा, बसपा हैज अ रोल। बसपा ने पिछले 20-25 दिन में गेन किया है। अब वो गेन किसकी कॉस्ट पे किया है, ये अलग अलग विचार है। कुछ लोगों का कहना है कि बसपा के गेन करने से, एक्चुअली लोग क्वेश्चंस को मिक्स करते हैं। लोग कहते हैं बसपा इज द बी टीम ऑफ बीजेपी, इस तरह की एक जनरल बात कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं बसपा वोट कटवा है। मेरे हिसाब से पहली चीज, जहां तक वोट कटवा की बात है, बसपा ने सन 2002 से पिछले विधानसभा इलेक्शन हो या लोकसभा इलेक्शन हो, एक बार इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज उसकी पोजीशन थर्ड थी, नहीं तो वो कंसिस्टेंट यूपी में इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज या तो सेकंड स्थान पे रही है या फर्स्ट पे रही है। तो बसपा ने पिछले 20 साल में विधानसभा, लोकसभा, सारे इलेक्शंस में अपनी पोजीशन को मेंटेन किया है। तो एक तो वो वोट कटवा, मैं इसलिए नहीं मानता हूं कि भाई हर एक पार्टी अपने हिसाब से इलेक्शन जीतेगी, एआईएमआईएम को मैं उस कैटेगरी में डालूंगा, लेकिन नॉट बसपा। दूसरा, बसपा के आने से किसका नुकसान होगा, ये एक थोड़ा डिबेटेबल इसलिए है कि हर एक आदमी अपने अपने ढंग से उसकी वो कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है। मेरे हिसाब से बसपा भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी एज कंपेयर टू समाजवादी पार्टी, ये मुझे ऐसा लगता है। पिछले 2 महीनों में हमने बहुत सारे चर्चाओं में, इनफैक्ट वेयर एवर वी वर आल्सो इन डिबेट्स, बहुत सारे चर्चाओं में हमको ये पता चला है कि वोटर्स इस बार बहुत कॉन्शियसली वोट कर रहे हैं। ये हमने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में हमने देखा भी है कि मुस्लिम्स ने उनको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया उत्तर प्रदेश से। ओके, और कोई भी जो पोलराइजिंग जो आइडियाज हैं, जैसे कि हिजाब का आइडिया वगैरह वगैरह, इट हैज नॉट वर्क। ओके, उनको रिजेक्ट ही कर दिया। अब उसका मतलब ये निकलता है, और बहुत सारे एनालिसिस्ट ने ये भी बोला है कि उसका मतलब ये निकलता है कि क्लियर वोटिंग है, आइदर बीजेपी को वोटिंग है, और जो भी एंटी बीजेपी वोट है वो सपा को जा रही है। अगर ये फैक्चुअली करेक्ट है, तो फिर वापस अगर हम बसपा को रिविजिट करें,
तो बसपा ये डिवाइड में स्टैंड कहां करता है, ये एक क्वेश्चन जो आपने बताया कि अभी भी कंफ्यूज है कि भाई बसपा के वोट बीजेपी को जा रहे हैं कि बसपा के वोट एज इन बसपा बीजेपी की वोट ले रहे हैं कि बसपा सपा की वोट ले रहे हैं। आई अंडरस्टैंड दैट, बट ये जो हमने या मोरलेस एक फैक्ट भी है कि जो क्लियर बाइफर्केशन है बीजेपी वर्सेस एंटी बीजेपी, क्या ये बसपा के लिए अप्लाई नहीं करती? नहीं, ऐसा था कि दो चीजें हुई। कुछ चीजें मुझे ऐसा लगता है कि वो हाथ से निकल चुकी होती हैं। जब इलेक्शन शुरू हो रहा था तो कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन धीरे धीरे चीजें बीजेपी के अगेंस्ट होती गई। जब अगेंस्ट होती गई तो वो जो भी लोग गुस्सा थे, वो चाहे कोरोना मिसमैनेजमेंट हो, छुट्टा जानवर हो, किसान आंदोलन हो, या वॉट एवर इज द महंगाई, बेरोजगारी, नंबर ऑफ थिंग्स, उसका किसको वोट दें, ये वाला एक फैक्टर था। और उस समय कहीं पे दो लोग नजर आ रहे थे। माहौल बनाने का काम, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैंने पहले भी कहा है आपके शो में कि माहौल बनाने का काम प्रियंका गांधी ने बहुत पहले से शुरू कर दिया था। अखिलेश यादव उस समय निकले नहीं थे, तो एक एंटी बीजेपी माहौल प्रियंका गांधी ठीक से बना रही थी। लेकिन जब अखिलेश यादव ने अपने जो गठबंधन थे और उसको उन्होंने स्टिच कर लिया ठीक से, जयंत चौधरी से, ओम प्रकाश राजभर से, और जब वो इलेक्शन से कुछ दिन पहले निकले तो वो एक विजिबल फेस थे जहां पे एंटी बीजेपी वोट या जो एंटी इनकम्बेंसी थी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, वो सबको लग रहा था कि भाई समाजवादी पार्टी है जहां पे हम वोट दे सकते हैं। उस समय बीएसपी वॉज नॉट विजिबल। कुछ लोग ये मान रहे थे कि नहीं इन्होंने छोड़ दिया है, इलेक्शन में निकलेंगे नहीं। अच्छा, वो एक बीएसपी की वो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज दोनों है। बीएसपी अपना मैनिफेस्टो नहीं रिलीज करती है। बीएसपी के आप ऑफिस में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब बहन जी मायावती जी का मन होगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगी, आप वैसे जाके बाइट नहीं ले सकते हैं, दे आर इनएक्सेसिबल, थिंग्स लाइक दैट। तो वो इट वाज आल्सो वर्किंग समवेयर कि भाई अगर मैं बीजेपी से गुस्सा हूं तो मैं किसको वोट दूं। तो मेरे पास चॉइस ले दे के आ रही थी अखिलेश यादव की। इस बीच एक चीज अच्छी क्या हुई अखिलेश यादव के पक्ष में, कि जो यादव वोटर था जो बहुत वोकल होता है पहले, वो इस बार वोकल नहीं था। दूसरा, मुस्लिम वोकल नहीं थे, और एक जैसे रिजॉल्व कर लिए थे कि हम वोट तो इनके पीछे देंगे बट वी विल नॉट बी वोकल, और हमें इररिस्पेक्टिव कि हमारे कम उम्मीदवार हैं, ज्यादा उम्मीदवार हैं, या कुछ भी कहें, हमारा वोट है। तो अखिलेश यादव का एक वो कंसोलिडेशन हो गया वहां पे जो भी। अच्छा, मैं हरदम कई शोज में बोल रहा हूं, टर्निंग पॉइंट आम जन के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी से त्याग पत्र देना हुआ। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, वो मैं बार बार कहता हूं। और उसको जब बीजेपी ने को लगा कि मैं इसके अगेंस्ट में क्या लाऊं, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट अपर्णा यादव को ज्वाइन कराया। नो, स्वामी प्रसाद मौर्य इज अ ओल्ड हैंड। वो मतलब बसपा की ट्रेनिंग, बीकेडी की बसपा की ट्रेनिंग, फिर सपा फिर भाजपा की ट्रेनिंग, उनको पुराना आदमी है। अब उनका जो डैमेज है वो अपर्णा यादव पूरा नहीं कर सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यहां पे चूंकि अखिलेश यादव वॉज प्रेजेंट, बाय द टाइम मायावती जी गेम में आई तब तक गेम काफी आगे निकल चुका था। वो काफी उनके, तो वो अपनी सीट पे तो ठीक करेंगी, लेकिन एज एन ऑल्टरनेटिव उन्होंने अपने को पेश ही नहीं किया था। अगर मैं समझ पा रहा हूं तो ये है कि बसपा का जो वोट बेस है वो बसपा का वोट बेस बसपा को ही जाएगा। इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी? यस यस यस। नहीं, मैं जस्ट एक ऐड कर दूं, बसपा का वोट बेस बसपा को जाएगा, जो कभी भी कम नहीं हुआ। एक और इंटरेस्टिंग आपको, मतलब यू विल, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिगर जो नेक्स्ट वाले में आपको मैं अन्य जब फेज 4 में आएंगे तो ज्यादा, अब हम लोग कहिए तो फेज 4 के बारे में भी थोड़ा मैं आपको बता दूं, क्योंकि सर फेज 4 में जाने से पहले मुझे एक नॉन पॉलिटिकल क्वेश्चन है सर। ये छुट्टा जानवर का हमारे यहाँ मुंबई में या हमारे यहाँ, ये इसका मतलब हमको इतना, जो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन है ये हमको इतना नहीं समझ में आ रहा है। तो क्या इसमें आप 2 मिनट, कैन यू स्पेंड 2 मिनट्स ऑन दिस? हाँ, मैं बता दे रहा हूं। ऐसा है कि पहले देखिए, पहले ये जो जानवर थे, जानवर बेसिकली गाय बोलते थे लोग, गाय या बैल या वो जो अनप्रोडक्टिव हो जाते थे। और चूंकि ये देशी गाय की नस्ल की जो गाय होती हैं ये बहुत कम दूध देती हैं और बहुत जल्दी अनप्रोडक्टिव हो जाती हैं,
तो इनको जो कोई बोलता नहीं था, नो वन यूज्ड टू से दैट, बट एवरीवन वाज नोइंग कि ये कहां जा रही हैं, इनका इनका मतलब ये खत्म कैसे हो, नहीं सबको पता है। और ये जो इतने जो स्लॉटर हाउस हैं वो सब हिंदू चलाते हैं, ज्यादातर 90% स्लॉटर हाउस यूपी में भी, क्या देश में पूरे स्लॉटर हाउस हिंदू चलाते हैं, वो एक अलग बात है। जब ये सरकार आई 2017 में, तो इन्होंने इसको बहुत सख्त किया कि अगर कोई गाय खरीद के भी ले जा रहा है या कर रहा है तो उसपे हुआ कहां ले जा रहे हो, अच्छा तुम कहीं मतलब स्लॉटर हाउस ले जा रहे हो, चालान करो, उसमें बहुत सख्त सजाएं होने लगी। तो ये होने लगा कि गाय को आप बिल्कुल मार नहीं सकते हैं चाहे कुछ हो जाए। अब लोगों ने क्या किया कि डर के मारे, अब अगर वो अनप्रोडक्टिव गाय है तो लोगों ने उसको धीरे से छोड़ दिया, मतलब अपने घर से निकाल दिया, गांव से ले जाके कहीं छोड़ा है। अब वो अनप्रोडक्टिव है, वो ना दूध देती है। अब धीरे धीरे गांव में भी क्या हो गया, पहले बैल रहते थे तो आप जुताई का काम, प्लाव का काम उससे करते थे, अब वो भी कहीं नहीं, बहुत बहुत रेयरली होता है। तो ये लोगों का धीरे 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 तादाद बढ़ने लगी। और आप उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, आप इधर की अगर बेल्ट में आइए तो रात में आपको कुछ हाईवेज पे चलना मुश्किल है, मतलब होर्स वो इतनी बड़ी तादाद में बैठते हैं कि आपको गाड़ी चलाना मुश्किल होगा। अब ये धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जानवर तो जानवर है। एक चीज मालूम नहीं बॉम्बे में आप लोग फेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैं थोड़ा डाइवर्ट करूंगा। यूपी में बंदर इज अ मेनेंस नाउ। नाउ सिटी लाइक लखनऊ, वो हर कॉलोनी में आ रहे हैं क्योंकि आपने जंगल खत्म कर दिए। अब बंदर कहां जाएंगे, तो बंदर आते हैं उत्तर प्रदेश ये आपकी डिस्ट्रिक्ट्स में। और एक बंदर के साथ थोड़ा सा वही लगा हुआ है कि भाई ये हनुमान जी के वो हैं तो इसको कोई मारेगा नहीं, तो बंदर को कोई मारता भी नहीं है, तो बंदर आके काफी न्यूसेंस करते हैं। गाय के साथ क्या हुआ कि ये जो अनप्रोडक्टिव जानवर थे ये गांव में घूमने लगे, और वो धीरे धीरे हर्ड में घूमते हैं, वो एक साथ नहीं घूमते हैं, अरे अलग अलग नहीं घूमते हैं, 10 20 25 50 100 200। अब उनको तो कहीं जाना है, तो रात में दिन में रात में वो काफी फसल का नुकसान करते हैं। तो पिछले 3 4 5 6 वर्षों से, ये अभी से नहीं है, ये पहले से भी चल रहा था, वर्षों से समस्या ये हुई है कि जो किसान है उसको अपना जो चारपाई है, अपनी कॉट लेके उसको खेत में सोना पड़ रहा है अपनी फसल को बचाने के लिए, क्योंकि अगर रात में जानवर आ गए तो वो तो 1 घंटे के अंदर उसका पूरी फसल ही खा जाएंगे। तो वो एक बड़ा इशू है। उसको करने के लिए सरकार ने कहा था कि हम गौशाला बनाएंगे, गौशाला में इनको रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, पर आप भी जानते हैं गौशाला में कैसी सेवा होती है और कौन बनाता है, इट इज वो। तो मेरे हिसाब से ये जो, और इसी को छुट्टा जानवर, स्ट्रे वो जो वो कैटल है, उसी को यहाँ पे छुट्टा जानवर इज एंड इट इज, इस बार ये पोल इशू है। थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग दिस क्लियरली। अब चलते हैं फेज 4 की तरफ। आप बता रहे थे। हाँ, मैं फोर्थ फेज को थोड़ा जैसे फेज 3 में इट इज अखिलेश यादव हु हैज टू लीड फ्रॉम फ्रंट, इट इज हिज होम टफ। अच्छा या बुरा जो भी होगा उसका पूरा, उसकी क्रेडिट या डिस्क्रेडिट उनको जाएगी। फेज 4 को मुझे ये लोग, अच्छा ये मैं थोड़ा अलग से कह रहा हूं, लोग नहीं, मतलब लोगों को लगेगा नहीं ये क्या ना बात कह रहे हैं। फेज 4 में देयर आर 9 डिस्ट्रिक्ट्स, करेक्ट, 59 सीट्स, एंड 59 में 42 सीट्स आर विथ बीजेपी, मतलब दे हैव डन एक्सीडिंगली वेल, वो बहुत स्ट्रांग होल्ड है उनका। और अगर इस सारे फेज को आप जोड़ लीजिए, थर्ड एंड फोर्थ, तो यू आर एंडिंग अप विद अबाउट 233 सीट्स आउट ऑफ 403, 233 सीट्स हो जाएंगी। मोर और लेस इलेक्शन आपका एक रास्ते चल चुका होगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द जो पीछे लैग बिहाइंड कर रहा होगा उसको कवर अप करने का, बहुत आसान नहीं होगा। तो ये डिसाइसिव दोनों फेजेस हैं, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ का एक आपको सुन के वो होगा कि बीएसपी हैज 10 MPs, एसपी हैज 5 नौ। और ये मैं 2 चीजें इसलिए समझाना चाह रहा हूं कि ये जरा समझना होगा। बीएसपी और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था अंडर लास्ट 2019 in UP, they polled, the BJP polled around 50% vote, 49 point something. They polled around 50% vote. मतलब पूरी हवा थी मोदी जी की। उस मोदी जी की हवा में भी
बीएसपी गॉट 10 सीट्स, और वो जो 10 सीटें जीती उसमें से 4 वेस्टर्न यूपी की थी, और जो बाकी 6 सीट हैं वो इस 5th, 6th और 7th फेज में आएंगी। अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, घोसी, जौनपुर, गाजीपुर। ये मैं सिर्फ आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि बीएसपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड इधर भी है, नंबर 1। नंबर 2, एक और शेयर आपसे करूंगा विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। 2019 बीएसपी को जो विधानसभा में लीड मिली थी, लोकसभा का इलेक्शन था, विधानसभा वाइज काउंटिंग होती है, तो जो विधानसभा में लीड मिली थी दैट वाज इन 65 विधानसभा। उनके 19 एमएलएज हैं, बट दे वर लीडिंग इन 65 विधानसभा इन 2019, जिस समय मोदी जी की हवा बह रही थी। मोदी जी की मतलब बीजेपी की 312 सीटें थी, अपने सहयोगी के साथ मिला के 325 होती हैं, उनको 274, 325 से वो 274, 312 से गिर के वो 274 पे आ गए थे। 312 सीट से देवर एट 274। समाजवादी पार्टी, दे हैड 46 और 47 एमएलएज, दे वर लीडिंग इन 41 सीट्स ओनली। मैं कहना यह चाह रहा हूं बीएसपी के अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, और इस एक बात को कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ये जो फेज है विच इज फेज 4, इसमें पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा। अब पीलीभीत इज द प्लेस जहां से आपको मालूम ही है मानेका गांधी जी के लड़के वरुण गांधी साहब आते हैं, और उनका कितना अच्छा रिलेशन है बीजेपी से हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, व्हाट ही इज डूइंग। लखीमपुर इज वेरी इंटरेस्टिंग। लखीमपुर में the scheduled caste population is 25.58%, करीब 26% जी, एंड मुस्लिम पॉपुलेशन इज रफली 21%, तो तकरीबन 50% वोट। हाँ, लेकिन यहां पे एक और फैक्टर है, वो हमारे टेनी जी के लड़के आशीष मिश्रा जी हैं। अब टेनी जी इसी जगह से आते हैं जहां पे किसान को वो किया गया था, अब वो 100% है। अब अगर बीजेपी ये समझती है कि टेनी जी के लड़के ने इतना अच्छा काम किया कि उससे वो इस सबको वो कवर अप कर लेंगे, तो वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मल उसमें ऐसा लगता है कि टेनी जी के जो किसानों के ऊपर उनके लड़के की जीप चली थी एलिजिडली, जैसा जिसका मुकदमा चल रहा है, उससे ये जो पीलीभीत से लेके सीतापुर तक 35 सीट्स आती हैं, उस पे उनको बहुत मुश्किल होने वाली है। लखीमपुर में बीजेपी लास्ट इलेक्शन में 8 आउट ऑफ 8 थी, 8 आउट ऑफ 8। करेक्ट। इस बार बहुत लोग गुस्से में हैं। इसी तरह से जैसे मैं एक सीट और एक जिला और बता दूं, रायबरेली हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ कांग्रेस, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट ऑन दैट। अब इवन इन देयर वर्स्ट डेज कांग्रेस ने वहां कुछ ना कुछ किया था। जो पिछला इलेक्शन, लास्ट इलेक्शन, कांग्रेस बीजेपी हैड 3 सीट्स आउट ऑफ 6, कांग्रेस हैड 2। इस बार आप मतलब खराब से खराब स्थिति में भी जो भी आप कहिए, कांग्रेस का बीजेपी रायबरेली गढ़ रहा है, और वहां पे बीजेपी को उनसे लड़ना पड़ेगा। मैं एक और लास्ट बस फिगर एक आपको बता दूं, देयर आर आउट ऑफ दीज 9 डिस्ट्रिक्ट्स, देयर आर 4 डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इज 30 और मोर देन 30। देयर आर 2 डिस्ट्रिक्ट्स जहां शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इज 25 और मोर देन 25। तो मेरा ये कहना है कि ये वो जगह है जो मेरे हिसाब से जो बीएसपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और यहां पे शायद जैसे अखिलेश यादव हैज टू प्रूव हिमसेल्फ इन 3rd फेज। अगर बीएसपी को ये लगता है कि वो भी एक कंटेंडर है, तो बीएसपी हैज टू प्रूव देमसेल्व्स इन दिस 4th फेज, बिकॉज इसके बाद जब आप आएंगे तो थोड़ी मिक्स पॉपुलेशन शुरू हो जाएगी। फिर वो सब बराबर रहेंगे, कौन वो राजभर उधर हैं, निषाद इधर हैं, पटेल उधर हैं, तो वो थोड़ा मिक्स हो जाएगा, मुस्लिम्स आ जाएंगे प्ले में। यादव जैसे इस 4th फेज में उतने यादव उतने नहीं हैं,
फिर यादव आने लगेंगे ईस्टर्न यूपी में, ऑल दिस थिंग विल स्टार्ट हैपनिंग, दैट इज फोर्थ फेज आई एम टॉकिंग। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि बीएसपी, सिंह साहब, आप आर यू श्योर बीएसपी अभी भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को रिप्रेजेंट कर रही है? क्योंकि बिकॉज बीएसपी का तो डीएनए है वो चेंज होते दिख रहा है। इट इज मिश्रा हु इज हेडिंग बीएसपी और एब्सोल्युटली नो डाउट ऑन दैट, बट फॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बीएसपी वोटर, उनका लीडर तो वो लीडरशिप उनको कहीं मायावती में ही दिखती है, तो वो उनको नहीं छोड़ना है भाई। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द ब्राह्मण्स, आई एम टॉकिंग ऑफ द शेड्यूल कास्ट वोटर। वो अपने लीडर किसको देखें? आज बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि ब्राह्मण्स जो हैं उनको कोई लीडरशिप नहीं दिख रही है बीजेपी में कि भाई Correct. ये मेरा लीडर है और इसके साथ हम इसके साथ अलाइन हो। शेड्यूल कास्ट को अपने लीडर के तौर पे मायावती बिल्कुल वहां पे स्टैब्लिश्ड दिखती हैं। हालांकि मायावती जी कितना निकलती हैं नहीं निकलती हैं वो एक अलग इशू है, लेकिन अभी तक पिछले में एज आई टोल्ड यू 2002 से 2022 के बीच के इलेक्शन में जो शेड्यूल कास्ट हैं वो मायावती जी को उन्होंने कभी भी वो नहीं किया, उनको ठीक से वोट दिया है। मतलब इवन इन 2019 शी गॉट द सेकंड लार्जेस्ट वोट इन यूपी। सो टू कंक्लूड, सिंह साहब, कैन वी से दैट आगे वाले जो 5 फेसेस लेफ्ट हैं, 5 फेसेस में हम ज्यादा बीएसपी का रोल देखेंगे, हम ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का रोल देखेंगे? कैन वी कंक्लूड आवर डिस्कशन विद दैट? आई एम टॉकिंग ऑफ स्पेशली फेज 4 एंड उसके बाद मेरा कहना सिर्फ यह है कि बीएसपी फैक्टर होगा, वो गेम किसका खराब करेगा इस पे डिबेट हो सकती है। इस पे मेरा हो सकता है मैं कहूं कि वो सपा का करेगा खराब, आप कहिए नहीं वो बीजेपी, लेकिन बीएसपी को रूल आउट आप नहीं कर सकते। करेक्ट, सो दैट इज हाउ वी कैन कंक्लूड दिस। सिंह साहब, थैंक यू सो मच फॉर दिस डिस्कशन। हम वापस मिलते हैं नेक्स्ट संडे आगे के इलेक्शन रिजल्ट्स के लिए, आगे के इलेक्शन फेसेस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार। थैंक यू।